कहानी की शुरुआत एक क्राइम सीन से होती है, जहां पुलिस ऑफिसर की बातों से पता चलता है कि एक आदमी ने अपनी वाइफ और अपने लड़के का मर्डर कर दिया है, लेकिन इसी के साथ उसने खुद भी सुसाइड कर लिया। पुलिस ऑफिसर को आदमी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, क्योंकि वो एक इमिग्रेंट होता है। फिर वहाँ हम एक कैमरामैन और एक न्यूज रिपोर्टर को देखते हैं जो वहाँ की न्यूज कवर करने आए हैं। बैकग्राउंड में नैरेटर बताती है कि ये फुटेज खुद कैमरामैन ने ही अपलोड की है, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा भी ब्रॉडकास्ट नहीं हुआ है। दोनों जैसे ही न्यूज कवर करना शुरू करते हैं, कैमरामैन नोटिस करता है कि लेडी की डेड बॉडी हिल रही है। तभी अचानक से लेडी की डेड बॉडी जिंदा हो जाती है और वो पुलिस ऑफिसर को काट लेती है। इस नजारे को देख सभी लोग डर जाते हैं और कुछ समय बाद लड़का भी जिंदा हो जाता है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इन पर फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी बुलेट लगने के बाद भी दोनों नहीं मरते। तभी जैसे ही एक बुलेट लड़के के सर में लगती है, वो तुरंत ही मर जाता है। ऐसे ऑफिसर समझ जाते हैं कि इनको मारने के लिए इनके सर में शूट करना होगा। इसी बीच लेडी न्यूज रिपोर्टर को काट लेती है और ऑफिसर तुरंत ही लेडी को शूट कर देते हैं। फिर नैरेटर बताती है कि इससे रिलेटेड हमने बहुत सारी वीडियो फुटेज डाउनलोड की, लेकिन हर फुटेज में असली सच्चाई को छुपाया गया था। इसके बाद नैरेटर इससे रिलेटेड एक फिल्म दिखाना शुरू करती है। इसमें इसके फ्रेंड जेसन ने असली सच्चाई को शूट किया था। इसे दिखाने के पीछे इनका मकसद है कि दूसरे लोग उस गलती को रिपीट ना करें, जो गलती नैरेटर और उसके ग्रुप ने की थी। फुटेज की शुरुआत में ट्रेसी रात के समय जंगल में भागती हुई नजर आती है। तभी अचानक ही एक डेड बॉडी पीछे से उसे पकड़ लेती है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये सब जेसन की एक मूवी का सीन है और डेड बॉडी वाले कैरेक्टर में रिडली नाम का एक लड़का है। जेसन दोनों से थोड़ा नाराज हो जाता है, क्योंकि वो इस सीन को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। ये सारा सीन खुद जेसन ही कैमरे में शूट कर रहा होता है, जहाँ पर उसके कुछ और दोस्त भी मौजूद होते हैं। तब नैरेटर बताती है कि जेसन इस हॉरर मूवी को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहा था। तभी वहाँ पर इनका एक साथी आता है और बताता है कि रेडियो पर एक अजीब सी न्यूज आ रही है। फिर सभी लोग उस न्यूज को सुनते हैं, जिसमें पता चलता है कि अलग अलग जगहों पर डेड बॉडी वापस जिंदा हो गई है। लेकिन टोनी इस न्यूज को सीरियसली नहीं लेता, जबकि प्रोफेसर और बाकी लोग थोड़ा सा घबराए होते हैं। इसके बाद रिडली वहाँ से जाने लगता है। तब उसके साथ में फ्रांसिन भी वहाँ से चली जाती है। अब जेसन को भी अपनी गर्लफ्रेंड डेव की चिंता होने लगती है, इसीलिए वो उसके हॉस्टल रूम की तरफ जाता है। फिर उसे पता चलता है कि लगभग सभी लोग वहाँ से चले गए हैं। इसके बाद जेसन तुरंत डेव के रूम के पास जाता है, लेकिन डेव दरवाजा खोलते ही हमला करने वाली होती है, क्योंकि न्यूज सुनने के बाद वो खुद भी बहुत डर गई है। फिर हमें टीवी पर वही न्यूज वाली फुटेज दिखाई देती है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। डेव अपनी फैमिली से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोई भी उसकी कॉल को रिसीव नहीं कर रहा था। इसीलिए डेव को अपनी फैमिली के बारे में चिंता होने लगती है। फिर हमें यहाँ पता चलता है कि डेव ही बैकग्राउंड वाली नैरेटर है। इसके बाद सब एक ट्रेलर में यहाँ से निकल जाते हैं, क्योंकि डेव जल्दी से अपने घर पहुँचना चाहती है। लेकिन जेसन अभी भी वीडियो शूट करना जारी रखता है और सभी से उनका नाम और एड्रेस पूछता है। वहाँ पर मैरी नाम की लड़की इस ट्रेलर को चला रही होती है। तभी अचानक से इनको सामने दो जलती हुई गाड़ियाँ नजर आती हैं। फिर इनकी नजर एक पुलिस ऑफिसर पर जाती है, जिसकी बॉडी पूरी तरह से जलकर फ्राई हो गई थी, लेकिन वो अभी भी जिंदा था। उसे देख सभी लोग काफी डर जाते हैं और मैरी तुरंत उसे हिट करके वहाँ से आगे की तरफ जाने लगती है। लेकिन फिर इनके सामने 3 और लोग आ जाते हैं और मैरी उनको भी कुचलकर आगे बढ़ जाती है। इस बात से मैरी को बहुत दुख होता है। फिर डेव उसे समझाती कि वो लोग पहले से ही मरे हुए थे, इसीलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैरी उसकी बात नहीं सुनती और ट्रेलर से बाहर चली जाती है। इसके बाद बाकी लोग भी रेस्ट करने के लिए बाहर आ जाते हैं। मैरी इनसे अलग अकेली बैठी होती है और लोगों को मारने के गिल्ट में खुद को शूट कर लेती है। ये देखते ही सभी लोग उसके पास जाते हैं। फिर ये लोग नोटिस करते कि मैरी का पल्स अभी भी चल रहा है। इसके बाद ये लोग मैरी को तुरंत ही एक हॉस्पिटल में ले जाते हैं, लेकिन वो हॉस्पिटल पूरी तरह से खाली होता है। तभी डेव को किसी की आवाज सुनाई देती है और ये लोग उस तरफ जाते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि ये आवाज एक रेडियो से आ रही है। तभी गोल्डो रेडियो से आ रही आवाज को ध्यान से सुनता है। उसमें इनको कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तुरंत बाद ही वहाँ से फायरिंग की आवाज भी आने लगती है। इस बात से सब हैरान हो जाते हैं। तभी गोल्डो किसी की आवाज सुनता है जो सर में शूट करने के लिए बोल रहा था। अब इनको रियलाइज हो जाता है कि रेडियो पर आ रही न्यूज सही थी। फिर ये लोग कुछ आगे जाते हैं और इनको एक पर्दे के पीछे डॉक्टर और नर्स नजर आते हैं। लेकिन डॉक्टर जब बाहर आता है तब इनको पता चलता है कि वो एक ज़ॉम्बी बन गया है। इसीलिए गोल्डो तुरंत ही सर में शूट करके उसे मार डालता है। इसके बाद एक नर्स भी बाहर आती है और वो भी ज़ॉम्बी बन गई थी, इसीलिए डेव उसे इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है।
लेकिन वो नर्स फिर से खड़ी हो जाती है, जिसके बाद गोल्ड उसके सर में शूट कर देता है और मार डालता है। अब ये लोग हेल्प खोजने के लिए दूसरी तरफ जाने वाले होते हैं, लेकिन जेसन उनके साथ जाने से मना कर देता है क्योंकि उसके कैमरे की बैटरी खत्म होने वाली है और वो उसे चार्ज करना चाहता है। इसके बाद बाकी लोग हेल्प खोजने वहाँ से चले जाते हैं और जेसन मैरी की बॉडी के साथ वहीं रुकता है। लेकिन अब धीरे धीरे उसकी भी हालत खराब होने लगी थी, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है कि क्या हो रहा है। तभी जेसन को वहाँ पर किसी के चिल्लाने की और फायरिंग की आवाज सुनाई देती है। इसके बाद जेसन भी टेंशन में आ जाता है। फिर डेव एक कैमरे के साथ वहाँ आती है और उसकी बॉडी पर कुछ खून भी लगा होता है। जेसन डेव से पूछता है कि वहाँ पर क्या हुआ और तुम्हारे ऊपर ये खून कैसा है। तब डेव बताते कि अंदर एक ज़ॉम्बी ने मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन उसके काटने से पहले ही गोर्डो ने इसे शूट करके मार डाला। अब दोनों आपस में बातें करने में बिजी होते हैं। उसी समय वहाँ का एक पेशेंट जिंदा हो जाता है, लेकिन तभी गोर्डो वहाँ आकर उसे शूट कर देता है। इसके बाद बाकी लोग भी वहाँ जाते हैं। पिछले आधे घंटे में गोर्डो ने 4 लोगों को मार दिया था, इसीलिए वो नर्वस होने लगता है। उसी समय मैरी को कुछ होने लगता है और वो भी ज़ॉम्बी में चेंज होने लगती है। फिर गोर्डो मैरी को शूट करने जाता है, लेकिन इस बार वो नर्वस फील करने लगता है। तब खुद प्रोफेसर अपने हाथों से मैरी को मार देता है। इसके बाद प्रोफेसर वो गन टोनी को दे देता है और सभी लोग यहाँ से निकलने लगते हैं। उसी समय पीछे से एक पेशेंट ज़ॉम्बी आ जाता है और गोर्डो के हाथ पर काट लेता है। तब एलियट तुरंत एक आईवी पोल से उस ज़ॉम्बी पर अटैक करने लगता है और उसके हार्ट यानी कि दिल पर अटैक करके उसे मार डालता है। ये देख उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेसी बहुत दुखी हो जाती है। गोर्डो को बहुत ही ज्यादा दर्द होने लगता है और कुछ समय के बाद उसकी भी मौत हो जाती है। फिर ये लोग मैरी को दफना देते हैं और टोनी गोर्डो को दफनाने से पहले शूट कर देना चाहता है ताकि गोर्डो वापस जिंदा होकर ज़ॉम्बी ना बने। लेकिन ट्रेसी वेट करने के लिए बोलती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद गोर्डो ज़ॉम्बी ना बने, लेकिन जिंदा होने के बाद गोर्डो भी ज़ॉम्बी बनने लगता है, इसीलिए ट्रेसी उसके सर में शूट कर देती है। इसके बाद ये लोग उसे भी दफना देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग एक टाउन पहुंचते हैं जहाँ एक ब्रिज के नीचे ज़ॉम्बी की डेड बॉडी लटकी होती है और वहाँ कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। तभी इसी बीच इनके ट्रेलर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन ट्रेसी को रिपेयरिंग का काम आता था, इसीलिए ही वो चेक करने जाती है। तभी एक आदमी आकर इन पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसे जब पता चलता है कि ये जिंदा आदमी है तब वो आदमी शांत हो जाता है। वो आदमी गूंगा और बहरा था। फिर ये लोग इस तरह से बताते हैं कि इनकी ट्रेलर खराब हो गई है और वो उसका बार्न यूज करना चाहते हैं। तभी वहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं, जिसके बाद आदमी उनको पाइप बम से उड़ा देता है और बताता है कि उसका नाम सैमुअल है। फिर ये लोग उसके बार में जाते हैं और ट्रेसी ट्रेलर को रिपेयर करने लगती है। उसी समय इनको हॉस्पिटल से मिले कैमरे में एक फुटेज मिलती है। ये फुटेज एक बर्थडे पार्टी की होती है। वहाँ पार्टी में एक क्लाउन भी आता है और अचानक से लड़की के फादर को काट लेता है। तभी इनको बारने के बाहर कुछ हलचल नजर आती है। चेक करने पर ये लोग पाते हैं कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं और अब इनकी तरफ आ रहे हैं। ये देख सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। तब सैमुअल इनको पीछे वाले दरवाजे की तरफ ले जाता है। अब वहाँ से ज़ॉम्बी अंदर आने वाले होते हैं, लेकिन सैमुअल तुरंत ही उस दरवाजे को बंद कर देता है। फिर भी 2 ज़ॉम्बी पहले ही अंदर आ गए होते हैं, लेकिन ये लोग दोनों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ ट्रेसी ट्रेलर को रिपेयर करने में बिजी होती है। उसी समय वहाँ एक ज़ॉम्बी आकर उसे बाहर खींचने लगता है, लेकिन ठीक समय पर सैमुअल वहाँ आकर ज़ॉम्बी को मार देता है। फिर जैसे ट्रेलर रिपेयर हो जाता है, यहाँ से भागने के लिए सभी लोग उसके अंदर जाने लगते हैं, लेकिन इसी बीच सैमुअल को एक ज़ॉम्बी पकड़ लेता है और उसे भी काट लेता है। इसके बाद सैमुअल घास काटने वाले एक टूल को अपने सर में घुसाकर सुसाइड कर लेता है, क्योंकि वो ज़ॉम्बी की मौत नहीं मरना चाहता था। इसके बाद बाकी लोग वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन पूरे टाउन में अब केवल ज़ॉम्बी ही नजर आ रहे थे और किसी को भी पता नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है और हर मिनट हर घंटे कितने लोग मर रहे हैं। अब इनके पास भी फूड सप्लाई और फ्यूल मौजूद नहीं होता, इसीलिए ही ये लोग एक जगह पर रुककर इसके बारे में सोचने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और उनके पास बड़ी बड़ी गन होती है। वो लोग इनके बारे में पूछने लगते हैं। तभी इनके ऊपर फायरिंग होने लगती है, जिसके बाद वो लोग इनको लेकर एक वेयर हाउस में आ जाते हैं, क्योंकि ये जगह ज्यादा सेफ है। फिर इनको पता चलता है कि वहाँ पर कुछ सर्वाइवर का एक ग्रुप है, जिन्होंने यहाँ पर बहुत सारा फूड सप्लाई और फ्यूल इकट्ठा कर लिया है और इनका लीडर नेशनल गार्ड का मेंबर है। फिर जेसन इनसे कांटेक्ट करने का एक्सेस मांगता है और लीडर इनको दे देता है। फिर डेव की नरेशन बताती है कि मीडिया और गवर्नमेंट पूरी तरह से झूठ बोल रही थी और इस मैटर को लोगों से छुपाने की कोशिश कर रही थी। फिर जेसन कुछ फुटेज को एडिट करता है और उसे अपने पेज पर अपलोड करने वाला होता है। तभी डेव वहाँ आ जाती है और जेसन पर गुस्सा होने लगती है,
क्योंकि उसे लगता है कि जेसन फेमस होने के लिए ये सब कर रहा है। तब जेसन उसे समझाता है कि मैं फेमस होने के लिए नहीं कर रहा, मैं इस वीडियो को अपलोड करना चाहता हूँ ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके और जो लोग जिंदा हैं वो भी हमारी तरह सरवाइव कर सकें। उसी समय डेव को उसके छोटे भाई का मैसेज मिलता है और पता चलता है कि उसके पेरेंट्स कैंपिंग के लिए बाहर गए थे और अभी भी रास्ते में हैं। इस बात से डेव घबरा जाती है और तुरंत ही अपने घर जाने का डिसाइड कर लेती है। तभी सर्वाइवर ग्रुप का लीडर बताता है कि हमारा एक आदमी ज़ॉम्बी बन गया है और वो इसी वेयर हाउस के अंदर कहीं पर छुपा है। इसके बाद सर्वाइवर का ग्रुप ज़ॉम्बी को खोजने लगता है। तभी इनको एक जगह पर हलचल नजर आती है और ये लोग उस तरफ फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन फिर पता चलता है कि इन लोगों ने जिसे मारा है वो ज़ॉम्बी नहीं है। उसी समय ज़ॉम्बी वहाँ आ जाता है और टोनी की तरफ बढ़ने लगता है। तब टोनी अनजाने में हाइड्रोलिक एसिड वाली एक कंटेनर उसके सर पर फोड़ देता है। इसके बाद उस ज़ॉम्बी का सर डिस्ट्रॉय होने लगता है और वो मर जाता है। इसके बाद डेव ट्रेलर में फ्यूल भरने लगती है, लेकिन सर्वाइवर ग्रुप का लीडर उसे ज्यादा फ्यूल नहीं देता। तब डेव उसके साथ बहस करने लगती है और कहती है कि हमें अपनी जरूरत की सारी चीजें चाहिए। लीडर एक अच्छा आदमी था, इसीलिए वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद सभी लोग अपनी जरूरत के हिसाब से कुछ फूड सप्लाई और वेपन लेते हैं, फिर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग डेव के घर पर आ जाते हैं, लेकिन उसका घर अभी भी बंद होता है। डेव को लगता है कि उसके पेरेंट्स अभी भी रास्ते में हैं, इसीलिए वो उनके लिए वेट करने का डिसाइड करती है। इसके बाद बाकी लोग भी डेव के साथ रुकने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि इस सिचुएशन में उसे अकेला छोड़ना ठीक नहीं था। फिर डेव दरवाजा ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन पिन गलत होने से वहाँ का अलार्म चालू हो जाता है। इसके बाद ये लोग उसे बंद करने के लिए गैरेज में जाते हैं। फिर डेव देखती है कि उसके पेरेंट्स की कार गैरेज में है और वो समझ जाती है कि उसके पेरेंट्स घर आ गए हैं। उसी समय टोनी की नजर कार की विंडो पर जाती है जिसका गिलास टूटा हुआ था और उस पर खून लगा हुआ था। ये देखते ही डेव घबरा जाती है और अपने पेरेंट्स और भाई को खोजने का डिसाइड करती है। तभी उस समय डेव का भाई उस पर अटैक कर देता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन गया था। ये देखते ही प्रोफेसर तीर से उसके भाई को शूट कर देता है। अब सभी लोग बहुत डर गए होते हैं। तभी डेव की मदर सोफे के पीछे से बाहर आती है, जो अपने ही हस्बैंड को मारकर खा रही थी। फिर प्रोफेसर उसे भी मार देता है और सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। तभी एक जगह पर इनको नेशनल गार्ड वाले रोक लेते हैं। इनको लगता है कि वो इनकी मदद करेंगे, लेकिन नेशनल गार्ड वाले इनके सारे हथियार लेकर चले जाते हैं। कुछ समय बाद इनको एक वीडियो क्लिप मिलती है जिसमें एक रेस्क्यू टीम एक बिल्डिंग में गई होती है, लेकिन वहाँ के फैमिली मेंबर्स ज़ॉम्बी में चेंज हुए होते हैं और इन पर अटैक करने लगते हैं। इसके बाद रेस्क्यू टीम वाले उस पूरी फैमिली को खत्म कर देते हैं। अब ये लोग रिडली की हवेली में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहाँ का दरवाजा खुला होता है और रिडली भी घर के अंदर नहीं होता। तभी अचानक से रिडली वहाँ के पैनिक रूम से बाहर आता है, जहाँ से वो सभी सीसीटीवी कैमरे पर नजर रख रहा था। फिर ये लोग रिडली से पूछते हैं कि फ्रांसिन और तुम्हारे पेरेंट्स दिखाई क्यों नहीं दे रहे। तब रिडली कहता है कि फ्रांसिन मेरे पेरेंट्स के साथ बाहर गई है। इसके बाद जेसन टोनी को एक कैमरा दे देता है और ट्रेसी के साथ लगेज लेने बाहर चला जाता है। अब टोनी रिडली के साथ होता है। वो नोटिस करता है कि रिडली पहले से अजीब बिहेव करने लगा है। फिर डेव उससे फ्रांसिन को खोजने के बारे में बात करती है। तब रिडली रिवील करता है कि फ्रांसिन, उसके पेरेंट्स और सभी स्टाफ मर चुके हैं। वो सभी इन्फेक्टेड हो गए थे, इसीलिए ही रिडली ने उनको मार दिया। इसके बाद वो डेव और टोनी को लेकर पुल के पास जाता है। तभी टोनी नोटिस करता है कि रिडली के हाथ से ब्लीडिंग हो रही है। पुल का नजारा देख डेव घबरा जाती है, क्योंकि रिडली ने सभी डेड बॉडीज को उसके अंदर फेंका था। लेकिन अगले ही पल रिडली वहाँ से गायब हो जाता है और टोनी को शक हो जाता है कि रिडली के हाथ पर जरूर किसी ज़ॉम्बी ने काटा है। वहीं दूसरी तरफ रिडली को दिखाया जाता है वो नीचे गिरकर मर जाता है, लेकिन फिर कुछ समय के बाद जिंदा भी हो जाता है और अब रिडली एक ज़ॉम्बी बन गया था। वो बाहर आकर ट्रेसी पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन ट्रेसी वहाँ से भागने लगती है। इस दौरान जेसन ट्रेसी की मदद नहीं करता और सिर्फ वीडियो शूट करने पर ध्यान देता है। फिर ट्रेसी किसी तरह रिडली को मारकर बेहोश कर देती है और गुस्से में अकेले ही ट्रेलर को लेकर चली जाती है। फिर हम एलियट को बाथरूम में देखते हैं। तभी रिडली वहाँ आकर अटैक कर देता है और उसको बाथटब में डुबाकर मार देता है। ये सारी चीजें प्रोफेसर मॉनिटर पर देख लेता है। इसके बाद वो सबको इस बारे में बताता है और पैनिक रूम में छुप जाने के लिए सजेस्ट करता है। सब उसकी बात मान जाते हैं, लेकिन जेसन इसके लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि वो सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड करना चाहता है। इसके बाद जेसन बिना बताए ग्रुप से अलग हो जाता है, लेकिन तभी रिडली उस पर अटैक कर देता है और उसे काट लेता है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सब उसके पास जाते हैं और प्रोफेसर रिडली की सर को फोड़कर मार देते हैं। अब जेसन ज़ॉम्बी बनकर जीना नहीं चाहता था, इसीलिए वो डेव से खुद को मार देने के लिए कहता है। इसके बाद डेव उसके सर में शूट कर देती है और उसे मार देती है।
जेसन की मौत से डेव बहुत दुखी होती है, लेकिन वो उसके फिल्म को कंटिन्यू रखती है। तभी कुछ समय बाद हवेली के अंदर बहुत सारे ज़ॉम्बी आने लगते हैं। ये देख डेव, टोनी और प्रोफेसर खुद को पैनिक रूम में बंद कर लेते हैं। लास्ट में डेव हमें एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसे जेसन ने जंगल में शूट किया था। इस वीडियो क्लिप में कुछ लोग होते हैं जो जंगल में हंटिंग पार्टी कर रहे होते हैं, लेकिन इनके टारगेट कुछ और नहीं बल्कि लोग होते हैं। लास्ट में हम एक औरत को देखते हैं जिसे इन लोगों ने उसके बाल के सहारे पेड़ से लटकाया होता है और एक बड़ी गन से सर को शूट कर देते हैं। फिर डेव पूछती है कि क्या हम